हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब के चैनल संस्कार लर्निंग में। आज हम वर्ण का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। कौन से क्लास करने जा रहे हैं? सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास मैंने कल करवा दिया था। फर्स्ट क्लास में मैंने वर्णमाला पढ़ा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा, ठीक है। और पढ़ा स्वर वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण मैंने कल पढ़ा दिया था। आज मैंने व्यंजन वर्ण के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण में बांटे गए हैं, ये सब के बारे में आज मैं जानूंगी। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो पहला तो आएगा आपका व्यंजन किसे होते हैं। तो स्वर के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। मैंने यहाँ सामने बोर्ड पे नोट कर दिया है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे क प्लस अ इक्वल टू क। तो ये आपके यहाँ पे ये स्वर आ गए, तो बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोला जा सकता, इसीलिए इसका डिफिनेशन यहाँ पे हो गया है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। कुछ नोट है, आप लोग नोट देख लीजिए। यहाँ नोट है, लिखा हुआ है स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल मतलब हलंत लगा होता है, जिन्हें व्यंजन आधा व्यंजन भी कहते हैं। लिखा हुआ है स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल मतलब हलंत लगा होता है, जिसे आधा व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग ले लीजिए आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा च, आधा छ, ये सारे जो हैं जिसमें हलंत लगा होगा वो आपका हो जाएगा आधा व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट नोट हमारा कह रहा है, नोट्स में लिखा हुआ है हिंदी व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, उसमें 25 आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। कितने? 25 आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा और 4 अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, 4 उष्म व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 33 आपके स्पर्श 33 आपके पूरा कुल व्यंजन हो जाएगा, उसमें 25 आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, 4 अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे और 4 उष्म व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट नोट हमारा कह रहा है सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजन का प्रयोग निम्न प्रकार का होता है। जैसे आप लोग, मैंने अभी लिया क, तो क में भी अ लगा हुआ है, ख लेंगे उसमें भी अ लगा होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है समानता प्रत्येक व्यंजन में क लगा होता है, क स्वर लगा होता है। ठीक है, इसीलिए इसे भिन्न और भिन्न भिन्न यहाँ लिखा हुआ है भिन्न भिन्न स्वरों में। जैसे आप वाक्य कुछ किसी का वाक्य या अक्षर बनाइएगा तो उसमें अलग तरीके के लिया जाता है, च लिया जाता है, छ लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे श्र लेते हैं, यहाँ श्र लेंगे तो उसमें आपका हो जाएगा आधा क प्लस स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अलग व्यंजन लिया गया है, अलग स्वर लिया मतलब स्वर लिया हुआ है, अलग व्यंजन लिया हुआ है, जो भी है पर उसमें निम्न प्रकार के हैं, इसीलिए इसे कहा गया है। ठीक है, व्यंजन के यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजन का उपयोग निम्न प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने बता दिया है य ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, य तलवी सा मूर्धन्य सा दंडी सा और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे एक नोट और है, क से म तक इक्वल टू या बराबर स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे।
ठीक है। य र ल व सब में हलंत लगा हुआ है, ठीक है। ये अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे। और क से म तक जितने हैं क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग जितने भी हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। और ये प्लबी सा, मूर्धनी सा, दंडी सा और ह ये उष्म व्यंजन में आएंगे। उष्म व्यंजन में क्यों आएंगे? क्योंकि इन्हें बोलने में, उच्चारण करने में या बोलने में उष्म मतलब गर्म हवा मुंह से निकलती है, जिसके कारण से इसे उष्म व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श कौन से व्यंजन है। वहाँ पे आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन, प्रांतत्व व्यंजन, अल्प व्यंजन, अल्प महाप्राण व्यंजन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग मारिएगा, यहाँ पे 4 ही संयुक्त व्यंजन है। श, त्र, ज्ञ, श, छ, त्र, ज्ञ, श संयुक्त व्यंजन है। और इन्हें संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये 2 वर्ण से बना हुआ है। क प्लस श इक्वल टू छ, तो इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन, 2 वर्ण के मेल से बनने वाला व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये चारों 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है। अब व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया? तो व्यंजन का वर्गीकरण 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट हो जाएगा हमारा घोष तत्व के आधार पे, सेकंड हो जाएगा प्रांत तत्व के आधार पे। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं घोष तत्व के आधार पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घोष तत्व का अर्थ है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। क्या हुआ है? जब हम लोग वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जिस वर्ण का उच्चारण करें वहाँ स्वर तंत्र में ध्वनि का कंपन, मतलब स्वर तंत्र में ध्वनि का मतलब हमारे कंठ का कंपन होता है, इसीलिए इसे घोष का अर्थ यहाँ दे दिया है, स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। ત્યાં घोष तत्व को 2 भागों में बांटा गया, अघोष तत्व और सघोष तत्व या घोष तत्व। पहला पढ़ते हैं अघोष तत्व व्यंजन में चलते हैं। अघोष तत्व व्यंजन, तो यहाँ आप लोग नोट कीजिएगा, ऐसे व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन नहीं होता या ना के बराबर होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए आप लोग, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन नहीं हो या ना के बराबर हो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ जैसे हम लोग ले लेते हैं, जैसे हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, जितने भी वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, अप वर्ग, वो सारे में पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा वर्ण जो हैं वो आपके हो जाएंगे अघोष व्यंजन। जैसे क आप लोग बोलते हैं तो यहाँ पे उंगली रख के देखिएगा, क ख बोलिएगा तो उतना कंपन नहीं होता है, पर ग, घ और अंगा ये बोलिए तो अधिक कंपन होता है, इसीलिए कम कंपन होता है इसमें या ना के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका क, ख, ग, घ और अंगा। एग्जाम्पल में ये ले लिए, जैसे तो ये क और ख आपके हो जाएंगे अघोष व्यंजन में। कौन से घोष व्यंजन में? अघोष व्यंजन में। और ग, घ और अंगा ये तीनों हो जाएंगे सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन में। और इसमें सघोष व्यंजन में एक और हो जाएंगे आपके त्लबी स, मूर्धनी स और दंडी स। क्या हो जाएंगे? त्लबी स, मूर्धनी स और दंडी स, ये तीनों आपके स अघोष व्यंजन में आ जाएंगे। तो इसका याद करने का आपका ट्रिक,
1 2 और श। इससे स से याद कीजिएगा कि तीनों श, 1 2 श पहला वर्ग और दूसरा वर्ग और श जितने भी तीनों श है वो, ये सब आपके हो जाएंगे अघोष व्यंजन में। चलते हैं नेक्स्ट सघोष व्यंजन की ओर। तो सघोष व्यंजन, यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्री में कंपन उत्पन्न हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्री में कंपन उत्पन्न हो उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। इन्हें घोष व्यंजन भी कहा जाता है। लिखिए आप लोग, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। और डैश कॉमा देकर, यहाँ वैसे कॉमा देकर लिखिएगा, इन्हें घोष व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे जैसे हर वर्ग का तीसरा चौथा, नोट करते चलिएगा, ठीक है, और पांचवा, ये तीनों वर्ण पांचवा वर्ण। हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा आपका हो जाएगा सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन की कैटेगरी में आएगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके हो जाएंगे अघोष, ठीक है। ये तीनों आपके हो जाएंगे सघोष या घोष। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सघोष कौन से हैं या घोष कौन से हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। सघोष भी रहेगा तो भी ग, घ, अंगा, जो भी हर वर्ग का जो तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा होगा, कोई एक होगा या तीनों होंगे, तो उसमें आप सघोष मारिएगा। और या घोष रहेगा तो भी वही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्राण तत्व के आधार पे। यहाँ आ गया प्राण तत्व के आधार पे सेकंड। तो यहाँ प्राण तत्व के आधार पे, तो यहाँ प्राण का अर्थ बता रहा है सांस। जब हमारे शरीर में प्राण ही नहीं, सांस ही नहीं रहेगा तो प्राण कहाँ से बचेगा, नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ इसका अर्थ लिखा हुआ है। यहाँ प्राण का अर्थ है हवा या सांस होता है। तो इसे दो भाग में बांटा गया, अल्प महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। फर्स्ट है महाप्राण व्यंजन। क्या है? महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन आप लोग लिखिए, मैं लिखवा रही हूँ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। क्या लिखिएगा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे आप लोग जैसे में लिखिए, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, क्या होगा? दूसरा और चौथा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, चौथा वर्ण, जितने भी हर वर्ग का दूसरा और तीसरा व्यंजन या वर्ण है वो महाप्राण में आएंगे। कौन से प्राण में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं, क, ख, ग, घ
और अंगा। तो दूसरा ख हो गया और घ हो गया। ये आपके आ जाएंगे महाप्राण व्यंजन में। कौन से व्यंजन में? महाप्राण व्यंजन में। इन्हें बोलने में मुख से अधिक हवा निकलती है, इसीलिए इसे महाप्राण व्यंजन के कैटेगरी में रखा गया। और इसे महाप्राण व्यंजन का आप शॉर्ट मेथड लिखिएगा। शॉर्ट इसका दूसरा और चौथा था ना, 2, 4, और इसमें आपके आ जाएंगे अंतःस्थ व्यंजन, नहीं ऊष्म व्यंजन। कौन से आएंगे? जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं वो आपके आ जाएंगे महाप्राण व्यंजन में। कौन से व्यंजन में? महाप्राण व्यंजन में। तो आपको याद करने का ये ट्रिक है कि 2, 4 और जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं, लबी, मूर्धनी, दंतिस और ह, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन हैं, वो आपके महाप्राण व्यंजन में आएंगे। 2, 4 और ऊष्म व्यंजन, ये याद करने का। दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग और ऊष्म व्यंजन, ये सारे ऊष्म व्यंजन आपके महाप्राण व्यंजन में आएंगे। नेक्स्ट, चल नेक्स्ट है अल्प महाप्राण व्यंजन। क्या है? अल्प महाप्राण व्यंजन। अल्प महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन लिखिएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे में आप लोग लिखिएगा, हर वर्ग का प्रथम, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, ये सारे आपके हो जाएंगे अल्प महाप्राण में आएंगे। कौन से प्राण में आएंगे? अल्प महाप्राण में आएंगे। और इसमें जैसे एग्जाम्पल में मैं ले लेती हूँ क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया। ये आपके आ गए कौन से व्यंजन में? अल्प महाप्राण व्यंजन में आ गए। और इसमें आप अंतःस्थ, जितने भी अंतःस्थ व्यंजन हैं वो आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी अंतःस्थ व्यंजन हैं वो आपके अल्प महाप्राण में आ जाएंगे। तो इसका याद करने का ट्रिक है 1, 3, 5 अंतःस्थ व्यंजन। 1, 3, 5 अंतःस्थ व्यंजन, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। और अंतःस्थ, जितने भी अंतःस्थ व्यंजन है वो आपके आ जाएंगे महाप्राण अल्प प्राण व्यंजन में। नेक्स्ट और लास्ट, हमने शुरू में कल की क्लास में मैंने अन और अ को नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि यह अयोगवा में था, इसीलिए मैंने आज इस क्लास में मैं इसका पूरा डिफिनेशन लिख दी है। यहाँ पे पढ़ेंगे, परंपरा के अनुसार अन और अ को स्वरों के साथ रखा जाता है। इनका उच्चारण व्यंजनों के भांति अ स्वर के साथ होता है, इसीलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है, किंतु ये व्यंजन के साथ उच्चारण वाहन होते हैं। अतः इसमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। अनुस्वार और अ को विसर्ग कहा जाता है। जो अन होता है उसे अनुस्वार, या जो यहाँ पे एक और होगा, अन हो गया और ऐसे अ होगा, वो चंद्र बिंदु हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? चंद्र
बिंदु कहेंगे। अन को अनुस्वार और यहाँ पे औ के ऊपर चंद्र बिंदु होगा तो उसे चंद्र बिंदु कहेंगे और अन को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और इसे ना ही स्वर में रखा गया और ना ही व्यंजन में रखा गया है, इसे दोनों से हटकर अयोग वा में रखा गया है। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में आपका वर्ण के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे आपके नेक्स्ट क्लास में करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।